मोहिनी द्वारा बताई गई दमयंती की कहानी से वासु का मन खराब हो गया था। यहां गुरुजी ने राजा शिवेंद्र से वासु को सचेत करने को कहा। रात के वक्त अभिनव ने मोहिनी के कमरे में झांकने की कोशिश की, तभी दमयंती ने वहां उसे पकड़ लिया। यहां बुआ ने भी दमयंती को जासूसी करते देख लिया था। हर रोज की तरह इंद्रपुरम के लोग आज भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कुछ बाजार में अपनी दुकान लगाकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, तो कोई अपने निजी कामों में लगा हुआ था। भाई, मेरे चाचा के पास जादुई तलवार है जिसकी शक्ति से कठोर चट्टान के भी 2 टुकड़े हो जाए। बस, उनसे अच्छे तो मेरे पिताजी ही हैं। उनकी शक्ति ऐसी है जो अच्छे खासे इंसान को वश में करके उससे कोई भी काम करा ले। इंद्रपुरम के कुछ युवा तिराहे पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी बहुत देर से चुपचाप खड़ा लड़का अनुज बोला, कब तक दूसरे की शक्तियों के बारे में बात करते रहोगे? तुम्हारे खुद के पास क्या है, इसके बारे में अंदाजा है तुम्हें? अनुज की बात सुनकर वो सब उसे देखने लगे और उनमें से एक बोला, ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसके पास बहुत बड़ी शक्ति हो, है ना? ये सुनकर सब लोग अनुज के ऊपर हंसने लगे। मेरे पास तुमसे तो ज्यादा और ताकतवर शक्तियां हैं। अपने दोस्तों के मजाक का जवाब देते हुए अनुज बोला, अच्छा, इतनी शक्ति है तो हम सबको साबित करके बताओ। वो सामने जो बैल जा रहा है ना, उसे वश में करके दिखाओ। अनुज के मित्र ने सबके सामने ही उसे चुनौती दे दी। अनुज को अपने मित्रों के बीच चुनौती मिल गई थी। अगर वो इस काम को करके दिखा देता तो सारे मित्रों में अनुज का दबदबा बन जाता। इसलिए उसने चुनौती मंजूर करते हुए कहा, ठीक है, अब देखो मैं कैसे उसे वश में करके यहां वहां भगाता हूं। इतना कहते ही उसने आंखें बंद करके शक्ति का ध्यान किया और बैल की तरफ फेंक दिया। मैदान में खड़े बैल को अचानक झटका लगा और जैसे ही उसने अनुज की तरफ देखा, अनुज ने अपनी शक्ति से उसे वश में कर लिया। धीरे धीरे वो बैल अनुज और उसके दोस्तों के करीब बढ़ने लगा। उसकी गति तेज हो गई, जिसे देखकर अनुज के सारे मित्र डर गए और बोले, अरे ये तो इधर ही आ रहा है। अरे अनुज! बैल दौड़ता हुआ सीधा उनकी तरफ आ रहा था। एकदम करीब पहुंचकर अचानक वो रुक गया और अनुज के इशारों पर पीछे जाने लगा, जिसे देख सब हैरान रह गए। इसका मतलब तूने सच में इसे वश में कर लिया अनुज? जिस मित्र ने उन्हें चुनौती दी थी वही चौंकते हुए बोला। क्यों, अभी भी यकीन नहीं हुआ तो उसे वापस यहां बुलाऊं? अनुज अकड़ते हुए बोला। नहीं नहीं, अब हम सब मान गए कि तेरी शक्ति हम सबसे ज्यादा है। ये कहते हुए सारे मित्रों ने हामी भरी ही थी कि तभी अचानक वो बैल अनुज के काबू से बाहर होने लगा और यहां वहां भागना शुरू कर दिया। उसे काबू करने के लिए अनुज ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। इतनी तेज शक्ति से बैल दिमागी संतुलन खो बैठा और छलांग लगाते हुए भागना शुरू कर दिया। अरे अनुज, ये तूने क्या कर दिया? देख, अब वो बैल सीधा महल की तरफ ही बढ़ रहा है। चलो यहां से, वरना इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। सब जानते थे कि बैल का इस तरह महल की तरफ जाना खतरे से भरा था, इसलिए अनुज को छोड़कर वो सब के सब वहां से निकल गए। यहां महल की अटारी पर अकेला खड़ा वासु बाग की तरफ देख रहा था, जहां मालिन काम करते करते अपनी छोटी सी बच्ची से लाड़ कर रही थी। असल में कल शाम राजा शिवेंद्र की बात वासु के जहन में चल रही थी और आज सुबह से ही वो अपनी मां भारंगी को याद कर रहा था। मालिन ने जब वासु को अपनी तरफ देखते हुए गौर किया तो उसने झट से बच्ची को जमीन पर बिठा दिया और काम में लग गई। बच्ची धीरे धीरे चलते हुए मालिन से कुछ दूर आ पहुंची और खड़ी होकर धूल में खेलने लगी। वासु बड़े ध्यान से मां बेटी के इस प्यार को देख रहा था। तभी उसने देखा दूर से एक भारी भरकम बैल अपने बड़े बड़े सींग लहराता हुआ बच्ची की तरफ बढ़ रहा था। सामने खड़े सैनिक इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो बैल को देखकर डर गए। यहां पलक झपकते ही बैल बच्ची के एकदम करीब पहुंच गया। वो उसे सींग से मारने ही वाला था, तभी वासु बीच में आ गया और उसके सींग पकड़कर उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया। मालिन ये देखते ही बच्ची के पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। वासु ये सब देख रहा था। कुछ पल शांत रहकर वो बोला, बैल के पकड़े जाने तक बच्ची को लेकर अंदर चली जाओ। अब तक सैनिक वहां पहुंच चुके थे और बैल को पकड़ लिया गया। दूसरी ओर बुआ ने कल रात जो देखा था वो उसके पेट में कैसे पचता, और अभी बुआ के पास मौका भी था कि दमयंती के खिलाफ साजिश रच सके। वासु अपने कक्ष से निकलकर सभागार की तरफ जा ही रहा था कि तभी बुआ सामने से आ गई और वासु को देखते ही प्रसाद देते हुए बोली, अरे वासु बेटा, ये लो प्रसाद। आज महल की शांति के लिए मंदिर में पूजा करने गई थी। वासु ने प्रसाद लिया और आगे बढ़ने वाला था कि तभी बुआ ने उसे रोक लिया। और कैसी चल रही है तेरी जनसेवा बेटा? ठीक चल रही है बुआ जी।
वासु मुस्कुराते हुए बोला, चलो अच्छा है, मैं भी जब से यहां आई हूं सबसे बात करके अपना मन बहला लेती हूं। भाई शिवेंद्र, धर्मसेन, अभिनव और मोहिनी सबके बारे में मुझे पता है, लेकिन वासु, दमयंती मुझे बहुत रहस्यमयी लड़की लगती है। बुआ जिस काम के लिए आई थी वो शुरू हो चुका था। वासु ने जैसे ही दमयंती का नाम सुना तो उसे मोहिनी की भी बात याद आ गई। यहां बुआ ने आगे बोलना जारी रखा, बेटा बुरा मत मानना, मैं जानती हूं कि दमयंती तेरे करीब है, लेकिन कल रात मैंने उसे गलियारे में किसी के साथ बात करते देखा था। ये भी लग रहा था जैसे वो कोई जासूसी कर रहा था। लड़के का चेहरा तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन जब मैंने उन्हें आवाज भी दी तो वे दोनों वहां से भाग गए। हो सकता है मेरी ढलती आंखों को धोखा हो गया हो, लेकिन चाल चलन से तो वो दमयंती लगी थी। मैंने तुझे ये इसलिए बताया क्योंकि करीब के लोगों की सारी खबर हमें रहनी चाहिए, ताकि हम दोनों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। अच्छा चलती हूं, ध्यान रखना अपना। बुआ ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और मटकती हुई वहां से निकल गई। यहां वासु ने जब ये सब सुना तो उसके दिल पर धक्का सा लग गया। कल ही उसे मोहिनी ने दमयंती के बारे में वो सब बताया था जिसे वासु भूल भी नहीं पाया था, और आज बुआ ने भी। किसी एक की बात झूठ हो सकती थी, किसी एक को धोखा हो सकता था, लेकिन दो दो लोगों ने दमयंती को रात में घूमते हुए देखा था। बल्कि बुआ ने तो यहां तक कह दिया कि वो रात में किसी लड़के के साथ थी। क्या दमयंती सच में ऐसी है, और वो करना क्या चाहती है? ये सब सोचकर वासु का दिमाग फटने लगा। वो मुड़ा और सीधा दमयंती के कक्ष की तरफ निकल गया, लेकिन कुछ ही कदम चलकर उसके पैर रुक गए। मुझे क्या हक है दमयंती से कुछ भी कहने का? चाहे वो कुछ भी करे, किसी के भी साथ घूमे फिरे, मैं होता कौन हूं उससे सवाल करने वाला? अगर वो सच्ची होगी तब भी मुझे पता चल जाएगा, और दमयंती के मन में चोर है तब भी मुझे पता चल ही जाएगा। वासु ने फैसला किया कि वो दमयंती से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। तभी दास ने आकर वासु से कहा, राजकुमार वासु, सभागार में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ तुम चलो, मैं आता हूं। दास की आवाज से वासु को जैसे होश आ गया था। सभागार में पहुंचते ही वासु ने देखा लोगों की भीड़ लगी हुई थी। असल में जब से लोगों ने वासु को 2 राज्यों की जंग रुकवाते देखा था, तभी से प्रजाजन अपनी अपनी समस्या लेकर वासु के पास आने लगे थे। वासु को देखते ही सभागार में खड़े सारे लोग खड़े हो गए और अपनी अपनी समस्या बताने लगे। एक साथ इतने सारे लोगों के बोलने से शोर होने लगा था। शांत हो जाइए, इस तरह ना चिल्लाकर, आप एक एक करके राजकुमार वासु से अपनी बात कहने आगे आइए। सिपाही ने लोगों को शांत कराते हुए कहा, लेकिन पहले अपनी बात कहने की जल्दी में लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। वासु के दिमाग में वैसे ही इतना कुछ चल रहा था। ये शोर और भीड़ देखकर उससे रहा नहीं गया और वासु बिना किसी की अर्जी सुने ही वहां से निकल गया। यहां मोहिनी वासु के पास ही आ रही थी कि मोहिनी ने देखा वासु कुछ परेशानी में डूबा सभागार से उठकर अपने कमरे की तरफ निकल गया है। इस वक्त वासु की हालात कुछ ठीक नहीं थे। एक तो राजा शिवेंद्र से कल उसे ऐसी बात सुननी पड़ी, ऊपर से दमयंती के बारे में वासु जो सुन रहा था उससे वासु का दिमाग और खराब हो गया था। इधर मोहिनी के पास अच्छा मौका था जहां वो वासु के अकेलेपन का फायदा उठाकर उससे काम निकलवा सकती थी। अपने कमरे में बैठा वासु मां की तस्वीर को ताक रहा था। तभी मोहिनी वहां आ गई। अरे आप तो यहां छुपे बैठे हैं और हम पूरे महल में ढूंढ रहे थे। मोहिनी को आते देख वासु उसकी तरफ मुड़ गया और बोला, हाँ कुछ काम से आया था, फिर यहीं बैठ गया। अच्छा, अब मुझसे झूठ बोलोगे वासु? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारी दशा का पता नहीं लगेगा? ये कहते हुए मोहिनी वासु के करीब पहुंच गई। वासु ने यह सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तुम ऐसे परेशान अच्छे नहीं लगते। अच्छा मेरे साथ आओ, अटारी पर चलते हैं। मोहिनी ने वासु का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अटारी पर ले गई। देखो कितना अच्छा मौसम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह हसीन। अब सोचो अगर ऐसे मौसम में आंधी तूफान आ जाए तो इसकी सुंदरता खत्म होगी कि नहीं। मोहिनी ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ मोहिनी? वासु ने मोहिनी को चीखते हुए देखकर कहा। कुछ नहीं, वो गले के पीछे। ये कहते हुए मोहिनी जैसे ही गले के पीछे अपना हाथ ले गई, बिच्छू उसके हाथ में आ गया। उसे देखते ही मोहिनी ने उसे झटक दिया और अगले ही पल मोहिनी पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गई। मोहिनी! वासु ने जैसे ही मोहिनी को गिरते देखा उसे संभालने के लिए दौड़ा। उसने देखा मोहिनी के गले के पीछे बिच्छू के डंक का निशान था।
जमीन में गिरते ही मोहिनी के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। मोहिनी, मोहिनी, आंखें खोलकर रखो। वासु ने झट से उसे गोद में उठाया और अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मोहिनी की हालत पल पल खराब होती जा रही थी। वासु को पहले वैद्य को बुलाने का ख्याल आया, लेकिन मोहिनी के पास इतना वक्त नहीं था। वासु ने देखा मोहिनी की सांसें उल्टी चलने लगी थी। अब वासु के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वो सीधा कोने में रखी किताबों की अलमारी की तरफ बढ़ गया और बीच में से एक किताब निकाल ली। किताब खोलते ही उसमें से बड़ी सी तस्वीर निकल आई जिसमें एक पहेली थी। जैसे ही वासु ने पहेली हल की, सामने लगे बड़े से आईने में एक चमक हुई। किताब वहीं रखकर वासु उस आईने के अंदर प्रवेश कर गया और कुछ ही पलों में चमकती हुई मणि लेकर वापस आ गया। वासु बिस्तर पर तड़प रही मोहिनी के पास गया और उसके घाव पर हाथ रखकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मणि की शक्ति की वजह से मोहिनी के शरीर में फैल रहा जहर तुरंत नष्ट हो गया और मोहिनी की हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे मोहिनी की चढ़ती सांसें काबू में आने लगी और उसकी बंद आंखें खुल गई। तुम ठीक तो हो ना मोहिनी? वासु ने अपना हाथ मोहिनी के जख्म से हटाते हुए कहा। वासु। मोहिनी आंखें खोलते ही वासु के गले से लग गई। गले लगते ही मोहिनी के चेहरे पर शातिर मुस्कान छा गई। असल में यह सब कुछ मोहिनी की चाल थी। उसने ही जानबूझकर खुद को बिच्छू से कटवाया था। उसे पता था कि उसकी यह हालत देख वासु परेशान होकर जरूर मणि को निकालेगा और उसकी सोच के अनुसार वही हुआ। अब मोहिनी को पता चल चुका था कि आखिर वासु ने मणि को कहां और किस तरह छुपाया था। अब बस सही मौका देखकर मोहिनी को मणि वहां से गायब करनी थी। वासु, तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाऊंगी? मोहिनी आंसू भरी आंखें लेकर वासु से बोली। इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं मोहिनी, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वासु ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी कभी भी नहीं जाऊंगी, हमेशा यहीं रहूंगी तुम्हारी आंखों के सामने। ये कहते हुए मोहिनी ने अपना सर वासु के कंधे पर रख दिया और मणि को ताकने लगी। वासु ने जिसे आज बचाया था उसे क्या पता था कि वही मोहिनी सब कुछ लूटकर भागने की फिराक में थी। लेकिन अचानक वासु के मन में कुछ खटका और तभी मोहिनी से वासु ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वो हैरान रह गई। आखिर वासु ने ऐसा क्या कहा मोहिनी से? क्या अब मोहिनी मणि को गायब कर देगी या वासु जान लेगा मोहिनी के इरादे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपके लिए इन सभी जवाबों को लेकर हाजिर होंगे हम श्रापित राजकुमार के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बुआ ने वासु को दमयंती के बारे में बताया, जिससे वासु का दिमाग खराब हो गया था। वासु के अकेलेपन को देख मोहिनी ने खुद को बिच्छू से कटवाकर वासु से मणि के बारे में पता कर लिया था। मोहिनी वासु के कंधे पर टिकी अपनी चाल कामयाब होने से खुश थी। तभी वासु ने वो कहा जो मोहिनी ने कभी सोचा भी नहीं था। मोहिनी, अटारी पर जाते हुए मैं तुम्हारे पीछे ही था, लेकिन तब तो मुझे कहीं भी बिच्छू नहीं दिखा, फिर ये आया कहां से? वासु ने मोहिनी से सवाल करते हुए कहा। मोहिनी, जो वासु के कंधे से टिकी थी, ये सुनकर हट गई। फिर यहां वहां देखकर बोली, मुझे क्या पता, मुझे पहले जरा भी एहसास नहीं हुआ था। जब उसने काटा तब पता चला। वासु, मुझे तो लगता है वो किसी के द्वारा भेजा गया तिलस्मी बिच्छू था। वासु ने मोहिनी की तरफ एक नजर देखा और फिर से किसी सोच में पड़ गया। दूसरी ओर बुआ अपने बेटे हीरा की देखभाल में लगी थी। हीरा, चुपचाप यहां आकर बैठो। हीरा, यहां देख, तेरे कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। कितनी बार कहा है कि आराम से खाया कर, मैं कहती हूं यहां। बुआ हीरा के कपड़े बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हीरा यहां वहां भाग रहा था। वैसे तो हीरा के लिए कई दासियां लगी थी, लेकिन बुआ खुद उसके कपड़े बदलती थी, इसलिए अभी उन्होंने कक्ष से सबको बाहर कर दिया था। इधर आ हीरा, परेशान कर दिया इस नालायक ने, पता नहीं कहां से तुझे महल में ले आई। बुआ हीरा को एक तरफ बैठाती हुई बोली। मुझे नहीं, कपड़े नहीं पहनने। हीरा बैठते ही फिर खड़ा हो गया और कमरे में यहां वहां भागने लगा। हीरा को फिर भागते देख बुआ ने अपने हाथ में लिए हुए कपड़े हीरा की तरफ फेंके और गुस्से में बोली, तुझे वहीं छोड़कर आना चाहिए था। मेरी जान लेकर ही चैन आएगा तुझे। उस दिन भी तूने उस दासी के साथ जो किया, वो तो अच्छा हुआ मैं समय रहते वहां पहुंच गई और उस दासी को डरा धमका कर उसका मुंह बंद करा दिया। अगर किसी को तेरी
हरकत का पता चल जाएगा तो एक पल भी इस महल में ठहरने नहीं देंगे। असल में बुआ उस दिन की बात कर रही थी जब दासी के दुपट्टे में आग लग गई थी। यह आग हीरा ने ही लगाई थी। उस रात वो दासी हीरा के कक्ष में अकेली रह गई थी। अचानक से हीरा उसके पास आकर बैठ गया। पहले तो उसे यूं ही लगा, लेकिन हीरा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और इससे पहले वो खुद को छुड़ाती हीरा ने उसे दबोच लिया। गनीमत रही कि उसने अपने आप को हीरा की पकड़ से छुड़ा लिया। ये देखकर हीरा का दिमाग सनक गया और उसने जलता हुआ दिया उठाकर दासी के ऊपर फेंका। दासी के दुपट्टे में आग लग गई और डर के मारे वो चिल्लाती हुई हीरा के कक्ष से बाहर भाग गई। शोर सुनकर बुआ जब वहां पहुंची तो बुआ ने देखा कि ये हीरा के लिए रखी गई दासी थी। तब उसे लगा था कि हीरा ने जरूर कुछ गलत करने की कोशिश की थी और अब वो जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन दासी इतनी डर गई थी कि वो वहां कुछ बोल ही नहीं पाई। बाद में जब उस दासी को जरा होश आया तब बुआ ने उसे बहलाकर किसी से कुछ न कहने की बात मनवा ली थी। सभागार में आज फिर से रोज की तरह ही भीड़ थी। लोग अपनी अपनी समस्या वासु को सुना रहे थे और वो बस उन्हें किसी तरह टरकाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक जवान लड़का अपनी समस्या लेकर वासु के सामने आया और बोला, राजकुमार वासु, मेरी होने वाली पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझसे शादी करेगी, लेकिन एक दिन मैंने उसे किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं चाहता हूं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। वासु ने जैसे ही लड़के की बात सुनी उसका उसे कुछ याद आ गया। उसने लड़के को घूर कर देखा और बोला, किस बात की सजा दिलाना चाहते हो तुम उसे? अगर वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास गई है तो इसमें गलती तुम्हारी है ना, कि उसकी तुम्हारे अंदर की कमी होगी। हर किसी को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है। वासु ने इतना कहकर उस लड़के को जाने का इशारा किया और खुद भी वहां से चला गया। बाकी जितने भी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे वासु को जाते देख वहीं बैठे रह गए। आखिर सब निराश मन लेकर महल के बाहर आ गए और आपस में बातें करने लगे। पता नहीं राजकुमार वासु को क्या हो गया। हम सब इतनी उम्मीद लेकर आते हैं और वो हमारी तरफ देखे बिना ही दरबार से चले जाते हैं। जब 2 राज्यों की जंग रुकवाने का इतना बड़ा काम किया था तब तो मुझे लगा कि ये बहुत काबिल होंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि वो सब दिखावा तो नहीं था। दरबार में आए एक आदमी ने कहा। इस पर दूसरे ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, राजकुमार वासु ऐसे हैं नहीं, अभी अभी वो इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं। सही कहा तुमने, हम सब तो आम लोग हैं ना, लेकिन वो इतने बड़े राज्य को संभालते हैं। मुझे तो वो परेशान नजर आते हैं, इसलिए हम सबको उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। इधर ऊंचे पहाड़ों पर एक खंडहर में बैठा त्रिलोकी अपनी शक्ति से इंद्रपुरम का हाल देख रहा था। वो शुरू से ही इंद्रपुरम पर नजर रखता था ताकि सही मौका मिलने पर वहां घात लगा सके। लेकिन जब से वासु को मणि मिली थी तब से कालसर्प समुदाय का त्रिलोकी सावधान हो गया था। ये वही त्रिलोकी था जिसने कई साल पहले वासु पर तीर से हमला किया था और राजा शिवेंद्र को यह भी बताया था कि यदि वासु ने मणि हासिल कर ली तो उसकी खोई हुई शक्तियां वापस मिल जाएगी। त्रिलोकी जानता था अगर उससे किसी भी तरह की भूल हुई तो वासु उसके लिए खतरा बन सकता था। लेकिन अभी जब त्रिलोकी ने लोगों को इस तरह की बातें करते देखा तो समझ गया कि वासु कमजोर पड़ रहा था। त्रिलोकी को वो दिन भी अच्छी तरह याद था जब उस पर राजा शिवेंद्र ने सैनिकों द्वारा बेरहमी से कोड़े मरवाए थे। अभी मौका था जब त्रिलोकी अपना बदला पूरा कर सकता था। थोड़ी देर बाद त्रिलोकी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में खंडर की टूटी छत से एक पेड़ के तने जैसी कोई आकृति नीचे आने लगी और जैसे ही त्रिलोकी ने आंखें खोली सामने 2 सर वाला भयानक नाग अपना फन ताने खड़ा था। ये चमकती आंखों का नाग त्रिलोकी का बहुत खास था। इस नाग के 2 सर थे। ये नाग अपने एक सर के द्वारा लोगों को पत्थर बनाने की शक्ति रखता था, तो वहीं ये नाग अपने दूसरे सर में खतरनाक जहर की शक्ति रखता था। त्रिलोकी का ये नाग इतना घातक था कि उसे वश में करने के लिए त्रिलोकी को खुद बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बच्चा हो या बूढ़ा, इस नाग का काम बस लोगों को खत्म करना था। बहुत समय से तुम्हें कोई अच्छा शिकार नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कुछ काम दे दिया जाए। जाओ इंद्रपुरम जाकर वासु से वो मणि लेकर आओ। इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े करो, लेकिन मुझे वो मणि किसी भी हाल में चाहिए। त्रिलोकी ने सामने खड़े 2 सर वाले नाग को काम बताते हुए कहा। त्रिलोकी की बात खत्म होते ही नाग देखते ही देखते अंधेरे में गुम हो गया। वासु, अब देखता हूं तू कैसे बच पाएगा। जो मणि तूने हासिल की है ना, वो बहुत जल्दी
मेरे हाथों में होगी। त्रिलोकी ने हंसते हुए कहा। तभी त्रिलोकी के हाथ में लिपटी हुई छड़ी की आवाज आई। एक काम तो शुरू हो चुका है, अब दूसरे की बारी है मालिक। त्रिलोकी की जादुई छड़ी ऐसी थी जिसमें बोलने और सारी बातें समझने की भी शक्ति थी। जादुई छड़ी की बात सुनकर त्रिलोकी चौंक गया। उसने छड़ी से पूछा, तुम किस काम की बात कर रहे हो जादुई छड़ी? भूल गए मालिक, हमें कलश को भी ढूंढना है। उस काम के लिए आप किसको भेजेंगे? छड़ी त्रिलोकी को याद दिलाते हुए बोली, उस काम के लिए किसी को नहीं भेजूंगा, क्योंकि कलश को ढूंढने मैं खुद जाऊंगा। उसके मरने की खबर भले पूरे काल सर्प समुदाय में फैल गई हो, लेकिन वो अभी मरा नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा ताकि वो फिर से अपनी सेना खड़ी कर सके। इतना कहकर त्रिलोकी जमीन में समा गया और दूसरी ओर नाग अश्विन ने दोषराज की मृत्यु के बाद अपने नए सेनापति के रूप में प्रताप को नियुक्त किया था और नाग अश्विन प्रताप के साथ अपनी सेना बनाने की तैयारी में जुटा था। महाराज नाग अश्विन, हमारे खेमे में अब उन तांत्रिकों को भी शामिल कर लिया गया है जो किसी भी शक्ति का असर पल भर में बेअसर कर सकते हैं। नाग अश्विन का सेनापति प्रताप सर झुकाते हुए बोला। जहां ये बातें हो रही थी वहीं कोई अनजान व्यक्ति पेड़ का रूप लेकर नाग अश्विन और उसके सेनापति की सारी बातें सुन रहा था। नाग अश्विन ने जब मोहिनी को मणि लेने भेजा था तभी उसने सोच लिया था कि वो नागमणि समुदाय के प्रमुख लोगों को हराकर नागमणि समुदाय पर कब्जा कर लेगा। लेकिन नागमणि समुदाय के प्रमुख लोगों को हराने के लिए नाग अश्विन को खुद की ताकतवर सेना बनानी थी, इसलिए वो गुपचुप तरीके से खुद की सेना तैयार करने में लगा था। अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो तुम्हें चेतावनी दी थी उसका ध्यान रखा है ना? नाग अश्विन ने अपने सेनापति प्रताप से पूछा। हाँ महाराज नाग अश्विन, मैंने अच्छी तरह से इस बात का ध्यान रखा है कि किसी को हमारे बारे में कोई खबर न लगे। सेनापति जानता था कि नाग अश्विन जरा भी लापरवाही सहन नहीं करता था, इसलिए सेनापति प्रताप ने नाग अश्विन को भरोसा दिलाते हुए कहा, दूसरे काम का क्या हुआ, उसके बारे में भी जानकारी दो। नाग अश्विन ने सेनापति से पूछा। हाँ महाराज, राज दरबार में हमारे कुछ लोगों को अंदर पहुंचा दिया गया है। वो अपनी शक्ति से वहां के सारे राज जुटाने की कोशिश में लगे हैं। सेनापति ने नाग अश्विन से कहा। कोशिश नहीं, मुझे परिणाम चाहिए। हमारे लोगों से कहो कि जल्द से जल्द अपना काम करें, और अगर वो पकड़े जाएं तो तुम उन्हें तुरंत खत्म कर दो। नाग अश्विन जो सपना देख रहा था उसके लिए उसे बड़ी तैयारी करनी जरूरी थी। जी महाराज, सेनापति अपना सर नीचे किए हुए बोला। सेनापति प्रताप, तुमने ये कह तो दिया कि सब चीजों पर ध्यान दिया है, लेकिन तुमसे लापरवाही हुई है। ये कहते ही नाग अश्विन ने तुरंत अपनी तलवार से पेड़ पर वार कर दिया, लेकिन उस पेड़ ने अपनी शाखाओं से नाग अश्विन का वार रोक लिया और दूसरी शाखा से सेनापति और नाग अश्विन पर हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि सेनापति प्रताप दूर जा गिरा। वहीं नाग अश्विन छलांग लगाकर दूसरे पेड़ पर खड़ा हो गया और एक और वार किया। इस बार पेड़ की शाखा भी ये वार झेल नहीं पाई। ये वही मायावी था जो पेड़ बनकर नाग अश्विन की बातें सुन रहा था, लेकिन नाग अश्विन पहचान गया था कि यह पेड़ के रूप में कोई मायावी था। नाग अश्विन कुछ कर पाता उससे पहले ही वो मायावी पेड़ से खरगोश के रूप में बदल गया और वहां से भाग निकला। जाओ पकड़ो उस मायावी को, उसने हमारी सारी बातें सुन ली है, नाग अश्विन ने सामने खड़े सेनापति से कहा। नाग अश्विन की बात सुनते ही सेनापति खरगोश के पीछे दौड़ा। यहां वो खरगोश इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसे देख पाना भी मुश्किल था। सेनापति प्रताप ने आखिरी मंत्र पढ़कर एक धनुष अपने हाथ में प्रकट किया और आग भरे बाण दागने शुरू कर दिए। सेनापति ने एक बाण खरगोश की बाजू में चलाया, जिससे वो हवा में उछल गया। सेनापति ने तुरंत दूसरा बाण भी खरगोश पर छोड़ दिया। बाण खरगोश को छू भर पाया था कि वो गायब होकर दूसरी जगह से फिर भागने लगा। सेनापति ने देखा कि सामने खाई थी। अगर खरगोश यहां से निकल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, इसलिए सेनापति ने मंत्र पढ़कर शक्ति प्रकट की और सीधा खरगोश की तरफ फेंक दी। शक्ति लगते ही खरगोश वहीं चित हो गया। सेनापति ने आकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो मायावी अब वानर का रूप ले चुका था। सेनापति उसे रोक पाता कि तभी वानर ने सामने खाई में छलांग लगा दी। तभी वहां नाग अश्विन आ पहुंचा और इस बार जैसे ही नाग अश्विन ने उस मायावी पर वार किया, वो मायावी अपने असली इंसानी रूप में आ गया और उसे देखते ही नाग अश्विन पहचान गया और बोला, मयूर नाग तुम? मयूर नाग नागमणि समुदाय से था जो रूप बदलने में माहिर था। कोशिश अच्छी थी, लेकिन बदकिस्मती से
मेरी नजर तुम पर पड़ गई मयूरनाग। मयूरनाग को मारते हुए नाग अश्विन ने कहा, अपने समुदाय के लोगों से गद्दारी करके तुम सही नहीं कर रहे नाग अश्विन, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मयूरनाग ने नाग अश्विन को देखते हुए बोला, अरे यही ज्ञान और कितने लोग देंगे मुझे, मेरा अच्छा तो पता नहीं, फिलहाल तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है मयूरनाग। नाग अश्विन ने मयूरनाग के सीने पर पैर रखते हुए कहा, हमारा नागमणि समुदाय तुम जैसे लोगों ने बदनाम कर दिया है, लेकिन तुम्हारी ये गंदी चाल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। जिस दिन तुम पकड़े गए ना, उस दिन तुम्हारा वो हाल होगा कि। इससे पहले कि मयूरनाग अपनी बात पूरी करता, नाग अश्विन ने मयूरनाग का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी वहां सेनापति प्रताप भी पहुंच गया था। उसे देखते ही नाग अश्विन बोला, तो ये थी तुम्हारी खास तैयारी है? अब अगर कोई भी गलती होगी तो अगला सर तुम्हारा होगा सेनापति प्रताप। ये कहता हुआ नाग अश्विन वहां से चला गया। सेनापति वहीं खड़ा होकर मयूरनाग के मृत शरीर को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नाग अश्विन को कैसे पता चल गया कि यहां मयूरनाग जासूसी कर रहा था। जो भी हो, लेकिन अब उसे चौकन्ना रहना होगा, वरना सच में सेनापति प्रताप के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। ये सोचते सोचते सेनापति भी वहां से निकल गया। असल में मयूरनाग नागमणि समुदाय का गुप्तचर था, जिसे ये देखने के लिए भेजा गया था कि नाग अश्विन क्या साजिश रच रहा था। आज मयूरनाग को मौका मिल गया था और उसने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन अफसोस वो ये सब बताने के लिए जिंदा नहीं बच पाया था। नागमणि समुदाय में यहां साजिश और हत्याएं हो रही थी। वहीं इन सब से अलग इंद्रपुरम में हीरा के दिमाग में एक नया फितूर चढ़ने लगा था, और उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला था जिससे हीरा की हालत खराब हो सकती थी। आखिर क्या होने वाला था हीरा के साथ? क्या वासु की कमजोरी का फायदा उठाकर त्रिलोकी छीन लेगा उससे मणि? और क्या गुप्त तैयारी करने वाला था नाग अश्विन? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपके लिए इन सभी जवाबों को लेकर हाजिर होंगे हम श्रापित राजकुमार के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वासु को कमजोर देख एक तरफ त्रिलोकी ने अपने खतरनाक नाग को इंद्रपुरम भेजकर मणि लाने को कहा, वहीं दूसरी तरफ नाग अश्विन कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाला था। इधर इंद्रपुरम के कक्ष की खिड़की पर बैठा हीरा बाहर देख रहा था। उस दिन के हादसे के बाद बुआ ने हीरा के कक्ष की सारी दासियों को वहां से हटवा दिया था, इसलिए हीरा अंदर से बेचैन हो रहा था। अचानक हीरा की नजर सुनैना के साथ जाती दमयंती पर पड़ी। दमयंती को देख हीरा की आंखें फटी रह गई। उसके उड़ते बाल, सुंदर चेहरा हीरा के दिल में जैसे गुदगुदी कर रहे थे। हीरा आंखें उठाए दमयंती को देख रहा था, तभी उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। हीरा झट से खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देखा, लेकिन तब तक दमयंती वहां से जा चुकी थी। इधर इंद्रपुरम के महल के पीछे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, जहां वासु बैठा हुआ था। ये झाड़ियां इतनी बड़ी थी कि अगर इंसान उसमें खो जाए तो फिर बाहर ही नहीं निकल सकता था। यहां तक कि इन झाड़ियों की वजह से महल की सुंदरता कम हो जाती थी। लेकिन ये कोई मामूली झाड़ियां नहीं थी। इन्हें राजा शिवेंद्र ने अपनी शक्ति से यहां लगाया था। दुश्मन अगर गलती से इन झाड़ियों में छुप जाता था तो फिर उसके पास आने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। इन झाड़ियों के बीच वासु मणि को लेकर कुछ काम कर रहा था। उसे पता चला था कि अगर मणि उसके शरीर को अपना लेगी तो फिर मणि की शक्ति पर पूरी तरह से काबू पाने का पहला कदम पार हो जाएगा, और शरीर को मणि के अपनाने लायक बनाने के लिए उसे बहुत गहरे ध्यान की जरूरत थी। इसलिए वासु झाड़ियों में बैठा था। अगर वासु ध्यान लगाने में सफल हो जाता तो मणि खुद हवा में उठकर उसके गले में आ जाती। वासु ने मणि को झाड़ी पर लटका दिया था और उसके सामने खड़ा होकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। ध्यान लगाने के लिए दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये ऐसा वैसा ध्यान नहीं, मणि के लिए किया जाने वाला ध्यान था। लेकिन जैसे ही वासु ने अपनी आंखें बंद की, उसके सामने मोहिनी के साथ हुई कल की घटना और दमयंती की बातें गूंजने लगी। उसने इन ख्यालों को मुश्किल से नजरअंदाज किया और ध्यान लगाने की कोशिश में लग गया। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मणि टस से मस नहीं हुई। ये देखकर वासु लगातार अपना ध्यान बढ़ाता गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वासु के अंदर शांति की जगह चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। आखिर कोई सफलता न मिलने से उसने जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी।
जिससे उसे बेहोशी छा गई और वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी मोहिनी ने आकर उसे संभाल लिया। वासु, इन झाड़ियों में एक गुप्त रास्ता था जो सिर्फ राजा शिवेंद्र और उनके बेटे को पता था, लेकिन वासु ने बातों बातों में मोहिनी को भी ये रास्ता बता दिया था, इसलिए मोहिनी भी इधर पहुंच गई थी। वासु को अभी इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने इशारे से मोहिनी को वो मणि उठाने को कहा। इस वक्त मोहिनी मणि के इतने करीब थी कि वो उसे लेकर भाग भी जाती और कोई उसे पकड़ भी न पाता, लेकिन न जाने मोहिनी के मन में क्या आया। उसे लगा कि ये सही मौका नहीं है और इसलिए उसने मणि को उतारकर वासु के गले में डाल दिया और उसे सहारा देती हुई उसके कक्ष में पहुंच गई। यहां बैठ जाओ वासु, मैं पानी देती हूं। मोहिनी ने वासु को बिस्तर पर बिठाया और सामने रखे जग से पानी भरने लगी। यहां वासु खड़ा हुआ और किताब निकालकर पहेली हल करने लगा। वासु, पानी। उसी वक्त मोहिनी वासु के पास आई और पानी देते हुए बोली। वासु ने पहेली हल की और किताब को बंद करके वापस रख दिया। मोहिनी ने इस बार और करीब से उस पहेली को हल होते हुए देखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल चुका था कि मणि तक पहुंचने के लिए कैसे इस पहेली को हल करना था। वासु किताब अंदर रखकर सीधा उस शीशे के अंदर चला गया और मणि रखकर वापस आ गया। तुम ठीक तो हो ना वासु? वासु को वापस आते देख मोहिनी बोली। हाँ, मैं ठीक हूं, ज्यादा जोर लगाने से ऐसा हुआ था, लेकिन तुम वहां कैसे पहुंच गई? वासु बिस्तर पर बैठते हुए बोला। मैं तुम्हें देखने सभागार में गई थी, लेकिन तुम वहां नहीं दिखे। फिर बाग, अटारी, यहां तक कि अभ्यास के मैदान में भी देखा, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आए, इसलिए भागी भागी यहां चली आई। मुझे माफ करना वासु, मैं बिना अनुमति के उन झाड़ियों में आ गई। मोहिनी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। अरे, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? उल्टा अगर तुम वक्त पर ना आती तो मैं जमीन में गिर जाता। वासु मुस्कुराते हुए मोहिनी से बोला। चलो अब तुम आराम कर लो, मैं बाद में आती हूं, मोहिनी ने कहा और वासु के कमरे से निकल गई। ठीक है। वासु चुपचाप बिस्तर पर बैठा सोच रहा था कि वो विफल कैसे हुआ, और उसने गौर किया कि ध्यान की कमी से ऐसा हुआ था। वासु ने यह तो पता कर लिया था कि ध्यान सही न लगाने से ऐसा हुआ था, लेकिन सही ध्यान न लगा पाने के पीछे उसके मन की अशांति थी, वो ये जान न पाया था। रात हो रही थी। इधर वासु के महल में सारे काम खत्म करके आज महल में काम करने वाला दास भोलू जल्दी अपने घर को निकल गया था। आज उसके बेटे का जन्मदिन था और इसीलिए वो बेटे को खिलौना देने वाला था। भाई, ये छोटा वाला रंगीन घोड़ा दे दो। भोलू ने खिलौना लिया और ये सोचता हुआ कि उसका बेटा ये खिलौना देखकर कितना खुश होगा, अपने घर की तरफ निकल गया। भोलू का घर इंद्रपुरम की बस्ती के आखिरी छोर पर था और सीधे रास्ते से न जाकर अगर वो जंगल से जाता तो बहुत जल्दी पहुंच सकता था। बेटा कहीं जल्दी सो न जाए, इसलिए भोलू ने जंगल से जाने का फैसला किया। करीब 1 मील चलने के बाद आखिर उसे अपने घर के दिए की रोशनी नजर आने लगी। अचानक चलते चलते भोलू को पीछे किसी के होने की आहट हुई। एक पल तो उसे कुछ खटका, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। कुछ ही कदम के बाद फिर से उसे कोई चीज अपने बाजू से निकलती महसूस हुई। अब भोलू को संशय हुआ। उसने अपने कदमों की तेजी बढ़ा दी। तेजी से दौड़ने के कारण भोलू के पैर अचानक आपस में लड़खड़ा गए और वो उछलता हुआ जमीन पर जा गिरा। भोलू जैसे तैसे उठा और संभल कर बैठ गया। भोलू जिस तने से टिका था अचानक वो हिलने लगा और अगले ही पल वो तना गायब हो गया। अब तो भोलू की हालत खराब हो चुकी थी। वो बेसूध सा अपने घर की ओर भाग रहा था। भागते भागते भोलू ने देखा कि वो जंगल से निकलने ही वाला था। उसने भागने के लिए अपना कदम बढ़ाए था कि तभी उसके सामने 2 सिर लिए त्रिलोकी का भयानक नाग आ गया। भोलू कुछ कर पाता उससे पहले ही त्रिलोकी के नाग ने अपनी आंखों से लाल रोशनी छोड़कर भोलू को पत्थर बना दिया। कुछ ही दूर कच्चे रास्ते पर बैठा एक आदमी कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी उसने देखा भोलू को एक भयानक नाग ने पत्थर बना दिया था। त्रिलोकी के नाग की नजर उस पर पड़ती उससे पहले ही आदमी ने खुद को गायब किया और वहां से भाग निकला। अपने बेटे के लिए मिट्टी का खिलौना ले जाता भोलू अब खुद पत्थर बन चुका था। त्रिलोकी के नाग के 2 हिस्से हो गए, जिसमें से एक हिस्से ने भोलू का भेष धारण कर लिया और दूसरा हिस्सा अपने असली रूप यानी नाग रूप में ही था। जितना हो सके उतने लोगों का खात्मा करो ताकि सबका ध्यान तुम पर आ जाए। मैं भोलू के रूप में दास बनकर महल के अंदर जाऊंगा।
जब सबका ध्यान अचानक हो रही मौतों पर होगा, तब मौका मिलते ही मैं उस मणि को प्राप्त कर लूंगा। भोलू के भेष में नाग ने अपने दूसरे हिस्से यानी असली नाग को समझाते हुए कहा। असली नाग जंगल की तरफ निकल गया था और भोलू ने उस खिलौने को उठाया और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ गया। मां, पिताजी कब आएंगे? भोलू के बेटे ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। आ जाएंगे बेटा, उन्हें महल में बहुत सारा काम रहता है ना, इसलिए काम खत्म करके आते ही होंगे। तब तक तू खाना तो खा ले। भोलू की पत्नी खुद अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका बच्चा इतनी देर से भूखा बैठा था, इसलिए उसे बच्चे की चिंता सताने लगी। देख कमल, जब तक वो आएंगे तब तक तू खाना खत्म भी कर देगा, फिर उनके साथ खेलते रहना, ठीक है? भोलू की पत्नी ने कमल को समझाते हुए कहा, लेकिन कमल ने उसकी एक न सुनी और बोला, नहीं मां, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए ये खीर मैं पिताजी के साथ ही खाऊंगा। कमल ने अपनी बात खत्म की ही थी कि दरवाजा खुला और भोलू हाथ में एक खिलौना लेकर अंदर आया। पिताजी! कमल अपने पिता को देखते ही खुशी से उसकी तरफ दौड़ गया और जाकर भोलू से चिपक गया। भोलू ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो खिलौना कमल के सामने बढ़ा दिया। वाह, ये कितना सुंदर है, आप मेरे लिए लाए हैं, कितना प्यारा घोड़ा है ये। जैसे ही कमल ने खिलौना देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। खिलौना हाथ में लेकर कमल छोटी सी कुटिया में यहां वहां दौड़ने लगा। अरे कमल बेटा, आराम से बेटा, धीरे, अभी गिर जाओगे। भोलू की पत्नी ये कहते हुए भोलू के पास आई और उससे बोली, मुझे तो लगा था कि आज भी बेटा सो जाएगा और आप नहीं आ पाएंगे। देखिए तो, खिलौना लेकर ऐसे खुश है जैसे वो सोने से बना हो। भोलू ने अपनी पत्नी की बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, जिस कारण उसकी पत्नी को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो फिर हंसते हुए बोली, चल बेटा, अब पिताजी आ गए ना, आजा, खाना लगा दूं? बहुत रात हो गई है, तुझे भूख लगी होगी। आप भी हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूं। भोलू खाने के लिए बैठा ही था कि तभी भोलू के बेटे ने कहा, पिताजी, आज मैं आपकी गोद में बैठकर खाना खाऊंगा, वो भी आपके हाथ से। माँ तो मुझे हर रोज खिलाती है, लेकिन आपने मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाया। ये कहते हुए कमल झट से आकर भोलू की गोद में बैठ गया। भोलू का बेटा कमल और उसकी पत्नी, जिसे अपना समझकर इतना प्यार दे रहे थे, उन्हें क्या पता था कि वो असल में भोलू के भेष में एक खतरनाक नाग था। कमल को इतने नजदीक बैठे देख भोलू उसे घूर रहा था, लेकिन उसे अभी भोलू की तरह ही रहना था ताकि कोई उस पर शक न कर सके। क्या हुआ? क्या खाना अच्छा नहीं लगा? मैंने कमल और तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया। भोलू की पत्नी ने उसे अजीब तरह से खाते देख कहा। अच्छा है। भोलू के रूप में नाग खुद को नियंत्रण करके पत्नी से बोला। खाना खत्म हो चुका था। दिन भर से खेलता हुआ कमल खाना खाते ही सो गया। चलिए सो जाइए, मैंने कमल को भी सुला दिया है। भोलू चुपचाप उठा और कमल के बाजू में लेट गया। भोलू को जल्दी से जल्दी महल के अंदर पहुंचना था, लेकिन रात में जाना जोखिम भरा था, इसलिए उसे कुछ समय रुकना पड़ा। आधी रात हो चुकी थी। भोलू की पत्नी की आंख खुली तो उसने भोलू का बिस्तर खाली पाया। पहले उसे लगा कि भोलू पानी पीने उठा होगा, इसलिए उसने आंख बंद करके करवट बदल ली, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे कुछ आहट हुई और भोलू की पत्नी आवाज सुनकर कुटिया के पीछे निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा उसका पति भोलू एक गाय को निगल रहा था। ये देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। वो सीधा अपने बच्चे के पास भागी और उसे लेकर भागने लगी, लेकिन तभी भोलू वहां पहुंचा। पिताजी! कमल नहीं जानता था कि उसके पिता के भेष में भयानक नाग था। वो मां को छोड़कर सीधा अपने पिता के पास जा भागा। कमल, रुक जा कमल! भोलू की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा। भला एक मां अपने बच्चे को मौत की तरफ बढ़ते कैसे देख लेती? तभी भोलू की पत्नी ने ध्यान करके अपनी पूरी ताकत से भोलू के ऊपर शक्ति फेंकी, जिससे भोलू दूर जा गिरा। यही मौका था जब भोलू की पत्नी अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो कमल को लेकर ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, इसलिए उसने खुद लड़कर कमल को यहां से निकालने का फैसला किया। भोलू की पत्नी ने तुरंत अपनी शक्ति से चारों तरफ धुआं कर दिया और जादुई जड़ी लेकर अपने बेटे कमल की तरफ बढ़ गई। बेटा कमल, ये ले जादुई जड़ी, इसे मुंह में रखकर मंत्र बोल। भोलू की पत्नी ने अपने पास रखी हुई एक जादुई जड़ी को निकाला और कमल को देते हुए बोली, मां, ये कौन है? ये पिता तो नहीं हो सकते। कमल अब अच्छी तरह से समझ गया था कि भोलू के रूप में वो आदमी उसका पिता नहीं था। रोते हुए अपनी मां से बोला, बेटा, ये खतरनाक नाग है, तुझे यहां से निकलना होगा।
कमल की मां हड़बड़ाहट के साथ बोली। अब तक भोलू उन दोनों को ढूंढ चुका था। वो सीधा कमल की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी मां ने शक्ति से भोलू के सर पर वार किया, जिससे धमाका हो गया और छोटी सी कुटिया पूरी तरह बिखर गई। बेटा कमल, तू जा यहां से, कमल की मां उसे उठाते हुए बोली। मां, लेकिन पिताजी कहां गए? कमल ने अपनी मां से पूछा। कमल को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। बेटा, तू इस वक्त यहां से जा, क्योंकि तुझे भी अपने पिता की तरह हमेशा इंद्रपुरम की सेवा करनी है। ये कहते कहते कमल की मां की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कमल की मां ने उसके मुंह में जड़ी डाली और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके भोलू पर टूट पड़ी। लेकिन इस बार भोलू के भेष में नाग पर उसकी शक्ति का कोई असर नहीं हुआ और उसने कमल की मां को खत्म कर डाला। मां! त्रिलोकी का नाग अब भोलू के भेष से निकलकर अपने असली नाग रूप में आ चुका था और नाग ने जब कमल की आवाज सुनी तो वो सीधा अपना फन उठाकर कमल की ओर बढ़ गया। क्या नाग कमल को भी मौत के घाट उतार देगा? क्या ये नाग इसी तरह इंद्रपुरम के लोगों का खात्मा करता जाएगा? वासु कैसे करेगा मणि की शक्तियों को वश में? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपके लिए इन सभी जवाबों को लेकर हाजिर होंगे हम श्रापित राजकुमार के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मणि पर काबू पाने की वासु की कोशिश नाकाम हो गई थी। वहीं हीरा ने जब दमयंती को देखा तो उसकी सुंदरता पर वो कायल हो गया था। इंद्रपुरम में त्रिलोकी द्वारा भेजे गए नाग ने प्रवेश कर लिया था। इंद्रपुरम में काम करने वाले दास भोलू के भेष में आकर त्रिलोकी के नाग ने भोलू के ही परिवार को बर्बाद कर दिया था। भोलू के बेटे कमल ने अपने माता पिता को खो दिया था। मां, उठो मां! त्रिलोकी के नाग ने जब कमल की आवाज सुनी तो फुफकारता हुआ सीधा उसकी तरफ लपका और कमल को भी डस लिया। सुबह की किरण जब इंद्रपुरम पर पड़ी तो लोग अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। राजा शिवेंद्र के महल में काम करने वाले सारे लोग जल्दी जल्दी महल में पहुंच रहे थे। अरे भोलू, तुझे आज देर कैसे हुई? तू तो हमेशा वक्त से पहले पहुंच जाता है। उसी महल में काम करने वाले एक दास ने भोलू के कदम से कदम मिलाते हुए कहा, लेकिन भोलू के रूप में नाग ने उसे बस औपचारिक मुस्कान दी और महल के अंदर निकल गया। राजकुमार वासु, आपका भोजन लग चुका है। दासी ने वासु के कक्ष में आकर कहा। मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। वासु ने दासी से खाने के लिए मना कर दिया और अपना काम करने लगा। लेकिन तभी राजा शिवेंद्र वहां आकर बोले, ऐसे कैसे भूख नहीं? दासी, खाना लेकर आओ। जी महाराज। और दासी झट से खाने का थाल ले आई। तुम जाओ, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। दासी ने जैसे ही थाली नीचे रखी, राजा शिवेंद्र ने कहा। वासु ने चुपचाप खाना शुरू कर दिया और कुछ दूर बैठे राजा शिवेंद्र वासु से बोले, कैसा चल रहा है तुम्हारा अभ्यास? ठीक चल रहा है पिताजी। वासु ने राजा शिवेंद्र से कहा। उस दिन जो मैंने कहा था, उस बात का बुरा लग गया क्या? कुछ रुककर राजा शिवेंद्र ने वासु से पूछा। नहीं पिताजी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी गलती तो मेरी ही थी ना। वासु ने जैसे अपने आप को याद दिलाते हुए कहा, देख बेटा, मुझे पता है मैंने गुस्से में तुझे कुछ बोल दिया होगा, लेकिन तुम तो खुद जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता लगी रहती है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो मुझे नींद नहीं आती। उस दिन वासु को डांटकर राजा शिवेंद्र जब वहां से निकल गए थे तो उसके कुछ देर बाद ही उन्हें एहसास हो गया था कि उनको वासु से इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपने गुरुजी को मेरे लिए बुलाया था, इसलिए मुझे वहां होना जरूरी था। वासु ने राजा शिवेंद्र को समझाते हुए कहा। इसके कुछ देर बाद दोनों कुछ नहीं बोले। आखिर राजा शिवेंद्र ने अपने बेटे को साहस देते हुए कहा, वासु, पता है तुम हम सबसे अलग क्यों हो? क्योंकि तुमने अपने दम पर इस मणि को पाया है। बेटा, ये कोई इतनी आसान चीज नहीं जो इतनी जल्दी हाथ में आ जाए। अगर तुम्हें मणि पर काबू पाना है तो लगे रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें हार नहीं माननी है। मुझे पूरा यकीन है तुम एक न एक दिन जरूर इस मणि की अपार शक्ति को खुद में संभालोगे। राजा शिवेंद्र की इन बातों से वासु को काफी अच्छा महसूस हुआ और उसका डगमगाता हुआ आत्मविश्वास कुछ संभल गया था।
हाँ पिताजी, मैं नहीं मानूंगा हार। जब तक मैं मणि पर काबू नहीं पा लेता मैं कोशिश करता रहूंगा, वासु ने आत्मविश्वास दिखाते हुए बोला। हाँ, बहुत दिनों से तुम कुछ परेशान चल रहे हो, इसलिए आज तुम्हारा मन प्रसन्न करने को मैंने तुम्हारी पसंदीदा चीज बनवाई है। इतना कहकर राजा शिवेंद्र ने ताली बजाकर इशारा किया। कुछ देर तो कोई नहीं आया, लेकिन अगले ही पल भोलू के भेष में नाग एक बर्तन लेकर वासु के कमरे में आ पहुंचा। उसने वासु के सामने वो बर्तन बढ़ा दिया। ये रही तुम्हारी खास रबड़ी, राजा शिवेंद्र मुस्कुराते हुए बोले। बर्तन रखते हुए तभी भोलू के भेष में नाग की नजर अचानक उस मणि पर पड़ी, जिसे वो घूरता रह गया। आखिर इस मणि को पाने ही तो त्रिलोकी ने मायावी नाग को इंद्रपुरम भेजा था। वासु ने इससे पहले कभी भोलू को इस तरह नहीं देखा था। उसे ऐसे मणि को घूरते देख वासु को कुछ खटका। वासु ने इशारे से भोलू को जाने को कहा और फिर से राजा शिवेंद्र की तरफ मुखातिब हो गया। वैसे भोलू महल के खास दासों में से एक था, जिसको वासु और खास लोगों के आसपास आने की इजाजत थी। इसलिए त्रिलोकी के नाग को भोलू का रूप लेकर वासु के करीब जाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। जहां एक ओर भोलू के भेष में नाग वासु के पास पहुंच चुका था, वहीं दूसरी ओर अपने कक्ष में हाथ में कलम और कागज लिए मोहिनी कागज पर कुछ चित्र खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी हवा का एक झोंका आया और एक कागज उड़कर मेज के नीचे चला गया। जैसे ही मोहिनी कागज लेने नीचे झुकी, तभी मेज के नीचे किसी को छुपे देख वो बुरी तरह से डर कर पीछे हट गई। क्या सच में मेरी शक्ल इतनी बुरी है? तुम हमेशा मुझे देखकर डर क्यों जाती हो? चंद्रा ने मेज के नीचे से निकलते हुए कहा। ना समझ, इस तरह मेज के नीचे छुपकर कौन बैठता है? मेरी जान निकल जाती तो। मोहिनी चंद्रा पर दांत पीसते हुए बोली। मैं तो बस देख रहा था कि तुम इतने ध्यान से क्या बनाने की कोशिश कर रही हो। चंद्रा ने नीचे गिरा हुआ कागज उठाया और उसे देखते हुए बोला कि तभी मोहिनी ने उस कागज को चंद्रा से छीन लिया। ये तुम्हारी समझ से बाहर है, इसलिए समझने की कोशिश बेकार है। ऐसा भी क्या इसमें जो मुझे समझ नहीं आएगा? चंद्रा मुंह बिगाड़ता हुआ बोला। यह सुनकर मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो उस कागज को देखते हुए बोली, तुम्हें पता भी है ये क्या है? ये वो है जिससे हमारी इतने दिनों की मेहनत सफल होगी। चंद्रा को मोहिनी की बात समझ नहीं आई और सवाल करता हुआ बोला, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने मणि का पता कर लिया है और ये मणि तक पहुंचने की पहेली है। मोहिनी खुश होते हुए बोली। क्या क्या कहा तुमने? तुम सच कह रही हो? यह सुनकर चंद्रा हैरान रह गया और उत्साहित होता हुआ बोला, हाँ सही सुना तुमने। मैंने खुद अपने सामने वासु को पहेली हल करके मणि को निकालते देखा है। अब कुछ ही देर में मैं उस पहेली का हल ढूंढ लूंगी। इसके बाद वो मणि मेरे हाथों में होगी। मोहिनी ने उस कागज को शातिर मुस्कान के साथ देखा, जैसे अब उसकी जीत पक्की है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये सूचना नागाश्विन को देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले चंद्रा आगे बोलता, मोहिनी ने कहा, नहीं, मैं नागाश्विन को सीधा मणि देकर चौंकाना चाहती हूँ, इसलिए तुम नागाश्विन से कुछ नहीं कहोगे। दूसरी ओर शाम ढलने वाली थी और इंद्रपुरम राज की मेहनत कश युवतियां अब भी खेतों में काम कर रही थी। आखिर कटाई पूरी होने वाली है, अब बस कल का समय और लगेगा, फिर इस काम से फुर्सत मिलेगी। सुषमा गेहूं की फसल की कटाई करते हुए बोली। सही कहा सुषमा तूने, खेती का काम इतना आसान नहीं है, जान सूख जाती है काम करते करते। उसके बाजू में बैठी सविता बोली, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती ही है। इन दोनों से कुछ आगे ही फसल काट रही जानकी ने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाते हुए कहा, हाँ हाँ, न जाने इस जानकी को काम के अलावा और कुछ दिखाई देता है कि नहीं। सुषमा मीठा सा तंज कसते हुए बोली, इतना काम अगर मैं कर लूं ना तो अगले दिन बिस्तर से खड़ी ना हो पाऊं। सविता ने भी सुषमा का साथ देते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस मन लगा रहता है काम करने में, इसलिए करती रहती हूँ। जानकी अभी भी अपने हाथों को चकेरी जैसा चला रही थी। वैसे जानकी, एक बात बता, तूने शादी खुद नहीं किया या तुझे किसी ने पसंद ही नहीं किया? पसंद तो किया होगा, लेकिन जानकी ने खुद उसे मार मार के भगा दिया होगा। बोली होगी तुम्हारे देखने दिखाने के चक्कर में मेरा काम छूट गया तो। दोनों सहेलियां बेचारी जानकी के मजे लेते हुए बोली, लेकिन जानकी को कभी भी किसी बात का बुरा नहीं लगता था।
सहेलियों के मजाक को उसने खुद भी हंसकर यूं ही टाल दिया जैसे ये किसी और का मजाक बनाया गया हो। मानना पड़ेगा, तू अकेले घर पर रह लेती है जानकी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं प्यारी, तेरी माँ जल्दी तेरे हाथ पीले करवाएगी। सुषमा जानकी को छेड़ते हुए बोली। अपनी सहेली की ये बात सुनते ही जानकी का चेहरा लाल हो गया और वो शर्मा गई, जिसे देख सविता ने कहा, अरे अरे देख तो इस जानकी को, कहती है शादी नहीं करेगी, लेकिन शादी की बात से ही लड़की के गाल लाल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, और किसने कहा मैं अकेली हूं? मेरे साथ मेरी माँ है ना, और मेरा प्यारा बैल देवी भी है। जानकी ने झट से अपनी सहेलियों को जवाब देते हुए कहा, तू और तेरा देवी, चल बहन, हो गया आज का काम खत्म, ये इतनी सी बची है, इसे कल ही करेंगे। सुषमा ने कहा, हाँ सही कहा, मेरे हाथ भी अब जवाब देने लगे, चल चलते हैं। जानकी की दोनों सहेलियां अपने अपने हथियार कपड़े में लपेटते हुए खड़ी हो गई। तभी सुषमा ने देखा जानकी अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। उसे देखते हुए बोली, अरे ओ जानकी, सुनाई दिया? चल अब चले घर। अरे मेरी कुछ कटाई बाकी है, सोचती हूँ इसे पूरा करके आज निपटा लूं। तुम लोग जाओ, मैं इसे खत्म करके आती हूँ। जानकी ने सुषमा की तरफ देखते हुए कहा, वाह, ये नहीं मानने वाली, काम खत्म करके घर आएगी, चल हम चलते हैं। सुषमा कविता को देखते हुए बोली, हाँ हाँ, और वैसे भी जानकी के घर पर बूढ़ी माँ के अलावा और इंतजार करने वाला है ही कौन? हमारे तो पति काम से आकर बेसब्री से हमारा इंतजार करने बैठ जाते हैं। सविता ने शरारत करते हुए कहा, चुप पगली, कुछ भी बोलती रहती। अच्छा जानकी, अब हम चलते हैं, अपने प्यारे देवी को लेकर अंधेरा होने से पहले आ जाना। ठीक है, आराम से जाना, मेरी माँ से कहना कि मैं कुछ देर में आती हूँ। जानकी ने अपने सहेलियों को विदा किया और फिर से काम में लग गई। जानकी के हाथों में इतनी तेजी थी कि वे 2 लोगों का काम अकेले ही कर लेती, लेकिन कटाई ज्यादा होने से उसे कुछ ज्यादा देर हो गई। अब सूरज डूबने लगा था और अंधेरे की चादर पृथ्वी पर छाने लगी थी। जानकी का कुछ देर का काम बाकी था। फसल से कुछ दूर खड़ा बैल अचानक अपना सर यहां वहां झटकने लगा। जानकी ने जब ये देखा तो उसे लगा कि उसका बैल ऐसा भूख के कारण कर रहा था। देवी, बस कुछ देर, फिर घर चलकर तुझे भूसा दूंगी। इतना कहकर जानकी फिर अपने थोड़े से बचे काम में लग गई। जानकी ने अपना चेहरा इस तरफ किया ही था कि बैल ने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने आप को छुड़ाने के लिए ऊंची ऊंची छलांग लगाने लगा। जानकी ने जब अपने बैल देवी को इस तरह हरकत करते देखा तो समझ गई कि जरूर कोई गड़बड़ थी। वो खड़ी हुई और अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसने देखा कि जिस पेड़ के पास देवी बंधा था, उस पेड़ के पीछे कोई बहुत रस्सी नुमा चीज नीचे उतर कर आ रही थी। जानकी तुरंत अपने बैल की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचने वाली थी, पीछे से बैल को त्रिलोकी के नाग ने निगल लिया। देवी! अपने जान से ज्यादा प्यारे बैल को इस तरह तड़पता देख जानकी के आंसू न रुके। वो उसे बचाने के लिए फिर उसकी तरफ भागी, लेकिन कुछ ही पलों में वो गायब हो चुका था। जानकी ने उस जगह देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसके सामने लाल चमकीली आंखों वाला नाग फुफकार रहा था। हे भगवान! जानकी ने अपना कटाई का हथियार उसकी तरफ फेंका और पूरी ताकत के साथ वहां से भागने लगी। अंधेरा लगभग पूरा इलाके में फैल चुका था, इसलिए जानकी बिना किसी अंदाज के भागे जा रही थी। अचानक उसे भूसे का ढेर दिखाई दिया। वो झट से उसके अंदर छिप गई। तभी जानकी को कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। अरे भाई, आज तो घर जाकर मक्के की रोटी खाऊंगा, बहुत दिनों से मन कर रहा है। अरे वाह, मक्के की रोटी, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। क्या मैं भी तुम्हारे घर दावत पर आ सकता हूँ? देख, बोला था ना, इसको बहाना चाहिए होता है खाने का। जानकी ने गौर किया और उसे समझ आया कि कुछ लोग थोड़ी दूर चलकर जा रहे थे। जानकी ने धीरे धीरे अपने कदम बाहर रखे और सीधा उन लोगों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। चाचा, बचाओ चाचा! जानकी आवाज देते हुए उसी तरफ भाग रही थी। एक पल तो उसे लगा कि वो बच जाएगी। अगले ही पल नाग जानकी के सामने आकर खड़ा हो गया। जानकी दोबारा चिल्ला पाती उससे पहले ही त्रिलोकी के नाग ने जानकी को अपनी लाल रोशनी से पत्थर में तब्दील कर दिया। यार, मुझे अभी किसी की आवाज सुनाई दी थी। रास्ते पर जाते आदमियों में से एक ने बाकी दोस्तों से कहा, तू अब बातें मत बना और जल्दी चल। इस तरह रास्ते से जाते वो लोग ये भी नहीं जान पाए कि उनके कुछ ही दूर आशाओं से भरी एक लड़की जानकी अब पत्थर बनी खड़ी थी। रास्ते पर जाते ये लोग अपनी मस्ती में चल रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आहट हुई, जिससे उनके कदम रुक गए।
ऐसा क्या हुआ जो इन आदमियों के अचानक से कदम रुक गए? क्या इसी तरह इंद्रपुरम पत्थर में बदलते जाएंगे? क्या वासु भोलू के भेष में छुपे नाग को पहचान पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपके लिए इन सभी जवाबों को लेकर हाजिर होंगे हम श्रापित राजकुमार के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।